हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हमारी तैयारी हो रही है आपकी यूजीसी नेट और सेट की 2023 के लिए। ठीक है, जो भी अब एग्ज़ाम होने वाला है एमपी सेट वालों का होने वाला है और जो भी नेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका एक्सपेक्टेड दिसंबर 2023 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी आपकी होती है। नेट और सेट के एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी यहाँ पर होती है। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन में पीवाईक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये 2019 से लेकर 2023 तक आपके सेट के एग्जाम और नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य कॉलेज में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव की बात कर रहा है हायर एजुकेशन से संबंधित, जो कि लर्निंग किससे है, रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम से। तो ये आपका है ई यंत्रा के बारे में। ठीक है, यहाँ आपको ये है ई यंत्रा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, ई यंत्रा क्या है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और ऑर्गेनाइज्ड एट IIT बॉम्बे। ठीक है, ई यंत्र जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, फंडेड है मतलब, और IIT बॉम्बे में आयोजित एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य क्या है, यहाँ पर देखिए, वेरियस सेक्टर्स, ये किसके लिए है, किसके लिए, युवा इंजीनियरों के लिए। ठीक है, यंग इंजीनियर्स के लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स किस किस क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यहाँ पर कृषि, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपका डिफेंस के लिए, होम, स्मार्ट सिटी मेंटेनेंस और सर्विस जो है इंडस्ट्रीज, इन सब क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करना है। ठीक है, जो भी यूथ हैं उनके टैलेंट का यूज़ करना है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और क्षेत्र क्या है, ये सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आपने ई यंत्रा के बारे में जान लिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित था। तो ये था आपका तक्षशिला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है सेट के एग्जाम में, राजस्थान सेट के एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था, है ना। और ये तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में है कि राम के भाई भरत के पुत्र ने यहाँ पे इसकी स्थापना की। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था और विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा दो है हायर एजुकेशन में बहुत मोस्ट पॉपुलर थे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा और वे सभी स्वायत्त संस्था बनाने का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, और निम्नलिखित वर्ष तक, वर्ष आपको बताना है कि एक सशक्त शासी बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, BOG का मतलब है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए NAP 2020 में ये कहा गया कि किसी संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस BOG को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त, मतलब कोई भी ऐसी बाहरी अथॉरिटी जो कि वहाँ हस्तक्षेप ना करे, इससे मुक्त संस्थान को संचालित करने का, संस्था के प्रमुख सहित सभी नियुक्तियां करने और शासन के सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर को ये सारे अधिकार यहाँ पे दिए गए थे और इसका लक्ष्य रखा गया कब तक का, 2035। ठीक है, 2035 तक यहाँ पर एक ऑटोनोमस, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ना, स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हो गई। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये सब नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, जिसमें आयोग और समितियां बताई हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया है हायर एजुकेशन में जितने भी आपके आयोग और समितियां हैं और उससे संबंधित जो भी घटनाएं थी उस समय की, उन सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में कवर किया। ठीक है, सीक्वेंस से हैं सारी चीज़ें, बहुत शॉर्ट में और बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यहाँ पर 1857 के दौरान ये 3 स्थापित किए गए थे, जबकि जो ये पहले 3 विश्वविद्यालय थे और जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय था ये 1922 में आया था। ठीक है, ये आपका 1922 में यहाँ पर स्थापित किया गया था इसकी स्थापना। तो ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तो 3 पहले विश्वविद्यालय थे और बम्बई जो है, दिल्ली जो है आपका, ये 22 में आया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है।
ठीक है। रिसर्च एक्टिविटीज़ की बात कह रहा है। ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है, मतलब फंडिंग करती है ना, प्रमोट्स करती है और कोऑर्डिनेट्स करती है। तो ये कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो नाम है ये है आपका ICSSR न्यू दिल्ली, ठीक है। ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और ये किसके द्वारा है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि पहले नाम था, अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा जो है अधीन एक निकाय है, ठीक है। इसी के अधीन ये काम करती है और एक सिस्टम है। तो यह ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर इग्नू द्वारा भारत की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन से काफ़ी सवाल आते हैं आपके, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो ज्ञानवाणी कार्यक्रम था ये आपका किससे संबंधित था? एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क, है ना। तो ये आपका शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो नेटवर्क था यहाँ पर ज्ञानवाणी। तो इसके संदर्भ में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है, आप उसको वहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। UGC एक्ट जो है, UGC एक्ट आपका 1956 में आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा पारित एक क्या है, UGC क्या है, एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस जो है बॉडीज़ है। इसके जो कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो यहाँ पर देखिए इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे, ठीक है। 6 यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ नई दिल्ली में यहाँ पर ये कार्यरत है। तो ये UGC का एक्ट है जो 1956 में आया था, ठीक है। इसी के अधिनियम के तहत यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, यहाँ पर इनको कहा गया है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, है ना। इनका वर्तमान स्वरूप क्या है? तो इसका वर्तमान स्वरूप क्या है? अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड को क्या कहा गया? तो इनको कहा गया AIU, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसकी स्थापना आपकी ये हुई थी 1925 में हुई थी और शुरू में इसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, है ना। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था। ये इसका काम क्या था? ये विश्वविद्यालय के बीच समन्वय और पारस्परिक परामर्श की सुविधा यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। और ये सारी जितनी भी ये जो भी बॉडीज़ है ना, नेपा, ICSSR, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और टाइम रहेगा तो मैं आगे भी इसको बता दूंगी, है ना। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुदेशात्मक भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं का पता है, इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये भी पूछा जाता है कई बार, लेकिन अब क्या है और भी थोड़ा इसके हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि चैनल्स वगैरह से संबंधित हैं। वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो और चैनल कुछ अभी रिवाइज भी हुए हैं तो करंट से संबंधित है, वो भी मैंने बना रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या थे, 4 क्वाड्रेंट्स बताए गए थे, है ना। क्वाड्रेंट्स की ही बात कह रहा है कि स्वयं के द्वारा जो 4 क्वाड्रेंट बताए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें थी आपकी? वीडियो लेक्चर था, स्टडी मटेरियल था जिसको कि डाउनलोड किया जा सके, स्वमूल्यांकन और क्या था, डाउट सेशन। और क्या चीज़ नहीं थी? तो इसमें आपका फिजिकल इंटरेक्शन ये नहीं था, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं था। ई ट्यूटोरियल है, ए कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कंटेंट जो कि आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और डिस्कशन मतलब जो डाउट सेशन होता है, ठीक है। और आपका सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन मतलब प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, है ना, यहाँ पर प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया। अब देखिए हिंदी में और इंग्लिश के टर्म्स में कितना फ़र्क है, इसलिए इंग्लिश वाले टर्म्स को भी ध्यान दिया करिए, है ना।
क्योंकि हिंदी में क्या होता है, कुछ अलग ही उसकी हिंदी आती है, क्योंकि यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट किया जाता है, और इंग्लिश में टर्म्स कुछ अलग होता है, और एनटीए आपका इंग्लिश वाले ही टर्म्स को मानता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर था द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय शिक्षा आयोग, या इसी को कोठारी आयोग कहा गया था। ये सब आयोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आयोग और समितियों की वीडियो उसमें जो है वीडियो लेक्चर उसमें मैंने पूरा कवर किया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ये 1964-66 में आया था। दौलत सिंह कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे, है ना। तो भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। तो आज की वीडियो में इतने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, और इसी तरह से एग्जाम होते होते आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो सेशन कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए, ठीक है, शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।